अलग रिक्वायरमेंट होती है जो मैरिज की उसमें काम करना ज़रूरी होता है। तो बहरहाल आप किसी वकील से मशवरा कर लें कि अगर आप किसी और कैटेगरी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसको अगर कोर्ट में ले जाएंगे तो उसमें भी स्टे मिलने के ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें। जहाँ तक आपके फ्रेंड का ताल्लुक है जो ओवरस्टेयर हो गया था, अगर उसको एडवाइस चाहिए उसको भी कहें किसी अच्छी वकील से मशवरा कर ले। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि दो क्वेश्चन है मेरे कि हमने टायर 1 अप के लिए अप्लाई किया हुआ है और 1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक हमारा बायोमेट्रिक के लिए नहीं आया है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारा 1 महीने में ILR होने वाला है, तो हमने क्या करना चाहिए? हमको वापस से पैसे देने पड़ेंगे ILR के लिए या सिर्फ हमने उनको लेटर भेजना है? जी हाँ जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें तकरीबन केस का फैसला होने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं, तो फौरी तौर पर आपको बायोमेट्रिक से बुलाकर स्टे नहीं देंगे, इसमें काफ़ी देर लग जाएगी। अलबत्ता इस दौरान अगर आप इंडेफिनिट स्टे के लिए क्वालिफाई कर लेती हैं और आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया तो आप न्यू एप्लीकेशन इंडेफिनिट स्टे की कर सकती हैं। उस वक्त ये जो एप्लीकेशन है इसको विड्रॉ कर लें, तो उसके लिए ज़ाहिर नई फ़ी भरना पड़ेगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा नाम फारूक है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे को अभी इन लोगों ने 3 साल का डिस्क्रिप्शन लीव दिया है, मुझे और मेरे बच्चों को। और हेलो जी फरमाइए। हाँ, और मेरी बच्ची अभी पहली हो रही है 1 जनवरी को, वो 10 साल की, तो क्या मैं उसकी ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, जो ही उसने 10 साल पूरे कर लिया, आप उसके लिए डायरेक्ट पासपोर्ट तो नहीं अप्लाई कर सकेंगे, नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब उसको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाएगी, जिसमें कि 2-1 महीने लग जाएंगे, फिर उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपको 3 साल का स्टे मिला है तो बिल्कुल वो कंटिन्यू रखें और साथ बच्चे की नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मुझे मालूम करना था, मैंने 2009 में अप्लाई किया था, उसमें लॉन्ग रेजिडेंसी पे 7 ईयर की बेस पे ना। अच्छा। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। फिर मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि नया केस डालते हैं, तो फिर मैंने नया केस डाल दिया था। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने अब मुझे कोर्ट में लेके गया, उन्होंने मुझे 2.5 साल का लगा के दिया उन्होंने मुझे वीज़ा ना। ठीक। तो क्या उसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 9 जुलाई से पहले का गया हुआ है। तो अभी आपको बेनिफिट्स की है परमिशन या नहीं? नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, असल में जो नई एप्लीकेशंस पे होम ऑफिस डिसीजन कर रहे हैं जिसमें कि आपको बेनिफिट्स अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है बेनिफिट्स अलाउ होने चाहिए डिस्क्रिशनरी लीव में। तो अगर किसी को बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, तो अगर 2-3 आदमी ऐसे या 2-3 केसेस ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, आप इसको कोर्ट में ले जाएं तो वहाँ से चांसेस हैं कि शायद कोर्ट आपके हक में डिसीजन दे दे। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम है, लेकिन मसला है कि आगे को आ नहीं रहा है कि जो इसको चैलेंज करें। तो अगर कोई चैलेंज करेगा तो मुझे लगता है बाकी लोगों के लिए भी रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि अगर कोई फैमिली के साथ यहाँ रह रहा है और सफ़र कर रहा है, अगर काम भी नहीं है, तो मेरे अपने ख्याल में फैमिली को बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो बहरहाल इसको अगर आपको बेनिफिट्स की परमिशन जिनको नहीं मिली है डिस्कशन ली में, वो अगर इसको चैलेंज करना चाहें तो आगे कोर्ट में कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैंने 7 इयर्स चाइल्ड बेस पे FLRO एप्लीकेशन डाली हूँ 9 जुलाई के बाद, लेकिन वो 2 दिन पहले हम लोग पकड़ा था, इसलिए उन लोगों ने IS नोटिफिकेशन दे दिया था हम लोगों को। सो एवरी मंथ हम लोग वो रिपोर्टिंग के लिए जा रही हूँ, लेकिन लास्ट मंथ से उन लोगों ने एवरी 2 वीक्स में चेंज किया। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, एंड इस कारण वो हमारे एप्लीकेशन में इफेक्ट हो सकता है। और दूसरा सवाल, मेरा हस्बैंड वो NHS फ्री प्रिस्क्रिप्शन लेता है वो डायबिटिक होने के कारण, क्या इसमें वो उस एप्लीकेशन में इफेक्ट हो सकता है? ये बात पूछनी थी। थैंक यू। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपने 7 साल के बुनियाद पे अप्लाई किया तो फिर आपको उन्होंने वो जो IS 96 या IS वो जो 151 इशू नहीं करना चाहिए था। तो कभी कभी ऐसा होता है आपको कहीं इलीगल काम करते वक्त पकड़े जाएं फिर वो इशू कर देते हैं। तो ज़्यादा बेहतर आप किसी वकील के पास जाएँ, उसको सारे पेपर देकर उससे मशवरा करें कि ये पेपर उन्होंने आपको इशू क्यों नहीं किए, और साथ आपका जो 7 ईयर्स का केस है उसको पुश करें। अगर आपने 7 साल बच्चों के साथ कंप्लीट कर लिए तो आपको यहाँ स्टे मिल जाना चाहिए, जो कि आप इमिग्रेशन रूल्स इस सिलसिले में बन चुके हैं और इमिग्रेशन कानून भी यही कहता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे भाई जो है वर्क परमिट पे हैं यहाँ पे। अच्छा। और उनकी जो मिसेज है वो स्टूडेंट वीजा पे हैं और उनका भी रिसेंटली बेबी भी हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो डिपेंड यहाँ पे रह के उनको बना सकते हैं कि वो पाकिस्तान ना जाए, क्योंकि पाकिस्तान में भी कोई नहीं है, बेबी भी अभी हुआ है।
तो प्रॉब्लम हो रही है। तो जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, उनका यहाँ से नहीं हो सकेगा, उनको अपने कंट्री में जाना पड़ेगा, वहाँ से चेंज करके आना पड़ेगा, चूँकि ऐसा कानून नहीं, अगर यहाँ से एप्लीकेशन करेंगे वो रिफ्यूज़ हो जाएगी। तो उसका यही हाल है कि वो अपनी कंट्री में जाएँ और वहाँ से वीज़ा चेंज करवा के डिपेंडेंट वीज़े पे आ जाएँ। कॉल का शुक्रिया। आप नाज़रीन देखते हैं हमारे। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि मैं 6 मंथ हुए हैं मुझे आए हुए इधर इंग्लैंड में। अच्छा। तो मेरी वाइफ है, तो मैं क्या पाकिस्तान से उन्हें बुला सकता हूँ? मैं स्टूडेंट वीज़े के पर आया हूँ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी गवर्नमेंट के यानी पब्लिक फंडेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपका वीज़ा 6 महीने से ज़्यादा का है, फिर तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो फिर आप अलाउड नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं 2006 में आया था इस कंट्री में। अच्छा। तो फिर लेगेसी में मैंने जो है असल असाइलम किया, फिर लेगेसी में मैंने जो 2011 में किया, फिर रिफ्यूज हो गया। उन्होंने मुझे कोर्ट में बोला था, मैं कोर्ट में नहीं गया। अच्छा। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आपका केस लेगेसी का रिफ्यूज़ हो गया था, आपने उसको कोर्ट में ले जाना चाहिए था। तो अगर आप नहीं ले गए तो उसके लिए 3 महीने का टाइम होता है। अगर ख़त्म हो गया तो फिर यही हो सकता है किसी वकील से मशवरा कर लें, शायद आपके स्टे की कोई और सूरत यहाँ पे निकल सकती हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे 2 सवाल हैं। जी पहला सवाल ये, अगर कोई यूरोप से जिसने असाइलम किया हो और वो मतलब डिपोर्ट होके चला जाए और वापस यूके में एज ए स्पाउस आना चाहे, तो क्या उसके फिंगरप्रिंट निकलते हैं कि नहीं? बस यही क्वेश्चन है और भी? और उसके साथ अगर निकलते हैं तो फिर उसका क्या होगा? क्या उसको वीजा स्पाउस का मिलेगा कि नहीं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो कोई कहीं भी यूरोप के किसी कंट्री में अगर असाइलम क्लेम करता, हाँ उसके फिंगर प्रिंट ले लेते हैं। और यूके आने के लिए भी अगर कोई अप्लाई करता है उसके फिंगर प्रिंट्स भी लेते हैं। लेकिन अगर किसी की यूरोप के किसी कंट्री से असाइलम की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो चुकी है, फिर भी अगर वो यूके में आना चाहे स्पाउस के तौर पर वो आ सकता है। लीगली उस पर आने पर कोई पाबंदी नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। नमस्कार जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो जी आप प्रोग्राम देते हैं, बहुत ही अच्छा है जी। थैंक तो यू। मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा कि अभी अभी आपको किसी कॉलर ने फोन किया था कि शादी के बेस के ऊपर वो लेते बेनिफिट लेते हैं। तो ऐसे हम भी बेनिफिट ले रहे हैं शादी के ऊपर, क्या हम और कोई केस उनमें अप्लाई कर सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हर आदमी का असल में अपना अपना केस होता है, लेकिन शादी के बेस पे उन्होंने यही रखा है कि अगर कोई आदमी शादी के बेस पे अप्लाई करना चाहे तो उसकी रिक्वायरमेंट से कोई काम कर रहा हो। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि आपकी शादी चल रही है, बच्चे भी इधर हैं, तो फिर आप ह्यूमन राइट्स के एंगल से अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन मैं ये भी बताना चलूँ कि ये जो कुछ अर्से से पिछले जुलाई के बाद से होम ऑफिस वालों ने एक और ट्रिक करना शुरू कर दिया है। वो ये कि अगर कोई डिस्क्रिप्शन लीव अप्लाई करना चाहे और वो अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वो अप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन उसमें ह्यूमन राइट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जी ह्यूमन राइट्स पार्ट ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स है, लेकिन पार्टिकुलरली अगर कोई ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करना चाहे तो उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल इस केस को हम पिछले वीक हाई कोर्ट में ले गए, इसको चैलेंज किया कि अगर कोई ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर अप्लाई करता है या अगर कोई वैसे ही डिस्क्रिप्शन लीव के लिए अप्लाई करता है या कोई भी एप्लीकेशन करता है तो उसमें ह्यूमन राइट्स अलग से ज़रूर कंसिडर किया जाए। बहरहाल जहाँ तक आपके केस का तल्लुक, हाँ अगर आप ह्यूमन राइट्स में अप्लाई करना चाहें ह्यूमन राइट्स एंगल से तो अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो नमस्ते जी। जी नमस्ते। जी मैंने पूछना था, मेरे पास वीजा नहीं है, शायद मेरे पास है, उसके साथ मैं रह रहा हूँ, उसके साथ शादी, मुझे क्या करना चाहिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप किसी वकील से जाकर मशवरा कर लें, क्योंकि इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन जो किसी वकील को ज़रूरत पड़ेगी। आपको एडवाइस करने से पहले किसी वकील के पास चले जाएं, उनको डिटेल में सारी चीज़ बताकर उनसे एडवाइस ले लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हेलो डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था कि मेरे को इधर पक्के हुए टाइम हो गया, मेरे को ब्रिटिश पासपोर्ट भी है। अच्छा। तो ये 18,600 है, ये तो अकेली वाइफ के लिए है, तो और बच्चे 4 मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को भी मंगाना है इंडिया से, है ना जी। तो बोलते हैं कि 24,600 होना चाहिए। इतनी पेमेंट तो किसी की है नहीं इधर, तो क्या कोर्ट में जाना चाहिए या कैसा होगा? क्या आप लोगों ने कुछ कोर्ट में केस किया हुआ है या नहीं किया हुआ?
अगर किया हुआ तो डिसीजन कब तक होगा, ये मेरे को प्लीज बता दीजिए। जी, आपके कॉल का शुक्रिया। असल में अब उन्होंने कानून यही बना दिया कि 18,600 बीवी के लिए और 2400 पाउंड फी बच्चे के लिए। तो अगर आपके पार 4 बच्चे हों तो 2400 पाउंड एक बच्चे का लगेगा। तो ये कानून बन गया। हमने इसको कोर्ट में ले गए थे तो कोर्ट ने एक डिसीजन किया था, लेकिन इमिग्रेशन वाले ऐसा फिलहाल कोई कानून नहीं बना रहे हैं कि इस रकम को थोड़ा कम करें। हम इस पर फाइट कर रहे हैं, तो देखें क्या होता है। लेकिन कानून चेंज होने में काफ़ी देर लग जाती है। ये कुछ साल 2 साल में नहीं होता, बात का 3-3, 4-4 साल गुजर जाते हैं। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि जितना जल्दी हो सके फैमिली को बुलवा लें और अपनी जो इनकम है उसको ज़्यादा करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ग्लासगो से बात कर रही हूँ, मेरा नाम फाइजा है। तो मैंने जो था ये सालम अप्लाई किया था 2006 में। अच्छा। और 5 इयर्स तक रिफ्यूजल होते रहे, तो फिर 2010 में इन्होंने मुझे 1 ईयर का दिया ह्यूमन राइट्स पे। अच्छा। तो फिर अब उसके बाद 1 ईयर का जो दिया, अब सितंबर में हमने दोबारा अप्लाई किया है। तो मेरे 2 बच्चे जो हैं यही बॉर्न हुए हैं और एक बच्ची जो है वो मैं 6 माह की पाकिस्तान से लाई थी। तो अब मुझे ये पूछना है कि अब ये मुझे देंगे, और अगर देंगे तो क्या देंगे, और क्या चांसेस है मेरे, मतलब हस्बैंड को मैं बुला सकती हूँ या नहीं बुला सकती? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर अब डिपेंड है कि आपके बच्चों को यहाँ पे कितना अरसा हो गया। बहरहाल आप टीवी देखते रहिएगा, चूँकि टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक के बाद चंद मिनट में आपसे दोबारा बात करते हैं। First you and me, share them together, extra crunchy, save one for me, share them together, do extra crunchy. Oh, share. Walker's Extra Crunchy, made for sharing. Sometimes. She's just a child, only 19 months old, in agony. A terrified little girl, a girl who knows nothing but pain. It's caused by malnutrition. All Ferdowsi knows is that it's agony. All Ferdowsi wants is someone to help. Please, will you help? Show her that you care. Your support can bring food to a child like Ferdowsi. You can help right now by calling 0800 035 5038 and giving £2 a month. We're doing all we can to end the outrage of children living without food. But the reality is that a sick and hungry child needs you right now, simply to stay alive. Save the Children know what it takes to save Ferdowsi, but we can only save children because someone cares enough to pick up the phone and make a difference. Please, will you help save a child's life today? With as little as £2, you can save a life with high-energy food. You can provide the medicine to keep a child healthy. You can bring hope. No child should be born to suffer this way. Please show these children that you care by calling 0800 035 5038 or visit savethechildren.org.uk and give your £2 a month today. Ideal glazing for excellent quality. Ideal for your home. Doors, windows, porches or conservatory. कुछ भी बनवाइए. Ideal glazing. Fencer registered. 10 years insurance backed guarantee. K-Glass and multiple locking system. For top class service, remember Ideal Glazing. For free estimates, call 0208 574 8342 or visit idealglazing.com. My name's Paul Fabry, and I grow oranges in Florida for Tropicana. My grandpa taught me a lot about life, and most importantly, orange growing. You pick those oranges when they're at the peak of their ripeness. That's how you make the best orange juice. Every glass has 2 squeezed oranges in it. It's Mother Nature at its best.
वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, कमर्शियल ब्रेक से पहले जिन मोहतरमा का फ़ोन था, तो मेरी यही आपको एडवाइज़ है कि किसी वकील से मशवरा कर लें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो आप से और दरियाफ्त करना है, जैसे कि आपको यूके में आए हुए कितना अर्सा हो गया, बच्चों को कितना अर्सा यूके में, अगर आपके 7 साल हो चुके हैं तो फिर आपको डिस्कशन लीव मिलनी चाहिए। तो हस्बैंड को आप अभी नहीं बुला सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं 3 साल पहले बच्चों की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर था मेरे पास और मैं लीगल आया था। मुझे 3 साल की लिमिटेड लीव मिली थी। अच्छा। अब मैंने चंद दिन पहले फिर डाली है, क्या मुझे पिछले रूल के तहत मिलेगी या नहीं? और दूसरा, मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। तीसरा, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स का सर्टिफिकेट साथ लगाना चाहिए था या नहीं? मैंने नहीं लगाया, ना मैंने किया था। प्लीज मुझे जरा बता दीजिएगा। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जी, अगर तो आपने बच्चे की कॉन्टैक्ट की बुनियाद पे अप्लाई किया है तो उसमें एक शर्त ये होती है कि आप अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट कर सकें, और इंग्लिश टेस्ट भी ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है शायद आपने इस बुनियाद पे अप्लाई नहीं किया, और पिछला वीज़ा जो आपका वो डिस्कशन लीव का था। अगर डिस्कशन लीव के था तो अगर वही आपने आगे अप्लाई किया तो उसमें चांसेस हैं। तो अगर बच्चे की कॉन्टैक्ट के बुनियाद पर अप्लाई किया तो उसमें चांसेस नहीं है, चूँकि जो डिस्कशन लीव है उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, और जो बच्चे की बेस पर अप्लाई करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी मरी साहब भी आपसे बात हुई थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने जो अप्लाई किया था फैमिली बेस पे, तो उन्होंने 2.5 साल का जो मुझे दिया वीज़ा। तो बेसिकली आपने मुझे कहा था नया केस डालो, तो मैंने नया केस डाला। तो उन्होंने उस केस को 1 साल तक अपने पास रखा, उस पर कोई डिसीजन नहीं दी। मैंने MP के लेटर भी भिजवाए, काफ़ी वो किया। फिर कोर्ट में मैं फाइनली उनको ले गया कि भाई आपने हमारी डिसीजन नहीं की है। फिर उन्होंने मैं कहा कि आप विड्रॉ कर लें, हम आपका जो डिसीजन कर देते हैं। तो वो उसमें उन्होंने जान करके इतना डिले किया, कोई जवाब नहीं दिया लेटर के। बार बार ये बोलते रहे हम शॉर्टली कर रहे हैं। तो फिर फाइनली 9 जुलाई के बाद अब दिसंबर में जाके उन्होंने नवंबर में हमारा फैसला किया है, और 2.5 साल का हमें दिया फिर। और बच्चों को यहाँ पर 10-10 साल हो गए, और 3 बच्चे हैं मेरे, एक बॉर्न भी हुई है यहाँ पे। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर हम करते हैं तो जो ऑलरेडी हमारे पास है उस पर तो कुछ नहीं होगा हमारे को, वो वीज़े को। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपको जो वीज़ा मिल चुका है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके बच्चे यूके में पैदा हो गए हैं, उनको 10 साल यहाँ पे गुजर चुके हैं, फिर आप डायरेक्ट उनकी नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम आपके खिलाफ कोई केस करते हैं या किसी को चैलेंज करते हैं, जो आपको स्टे मिला इसको कैंसिल नहीं करेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे ये पूछना था क्वेश्चन 10 ईयर लॉन्ग टाइम रेजिडेंसी के मुतालिक। जी। मुझे ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो गए हैं इधर, और 2010 में मैंने स्टूडेंट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, जो कि विद इन टाइम था, लेकिन वो रिफ्यूज़ हो गया। अपील राइट मैंने अपील पे गया था, लेकिन वो भी एग्जॉस्ट हो गई थी, और विद इन 28 डेज में यूके से वापस चला गया था और नया स्टूडेंट वीज़ा लगवा के वापस आ गया था। तो मैंने ये जानना है कि मेरी 10 ईयर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी कंटिन्यू रही कि ख़त्म होगी, क्योंकि कहते हैं कि वो 3C चलती रहती है साथ। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुकी है, चूँकि जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए और अपील आप डिसमिस हो जाए, आप वापस चले जाएं, तो वो जो 10 ईयर की रेजिडेंसी की चैन होती है वो टूट जाती है। तो मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो किसी वकील से ओपिनियन ले सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं नाम रिजवान। जी। मुझे मैं यहाँ पे 2004 में आया था। अच्छा। और मुझे 8 साल हो गए हैं। अच्छा। मैंने अभी तक केस नहीं डाला हुआ। जी, तो अभी क्या पता करना है? तो मैंने पता करना है कि मैं किस बेस पे केस डाल सकता हूँ। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप और 10 साल भी घर पे बैठे रहेंगे आपका कुछ नहीं होगा। तो अगर आप 2004 में आए अप्लाई किया होता तो 2006 में लेगेसी निकली थी, मुझे चांसेस है कि आप लेगेसी में आगे होते तो आपको शायद उसी वक्त स्टे मिल गया होता। तो ज़्यादा बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके किसी वकील से मिलकर अपने स्टे को रेगुलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी बातें चल रही हैं एक और एमनेस्टी निकलने की। अगर ऐसी कोई एमनेस्टी निकलती, सिर्फ वही लोग इसमें शामिल होते हैं एमनेस्टी में जिनके केसेस पेंडिंग होते हैं या जो होम ऑफिस के सिस्टम में होते हैं, और जो घर बैठे होते हैं उनका चूँकि इमिग्रेशन वालों को पता नहीं होता, लिहाजा वो उनके सिस्टम में नहीं होते। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा करें और अपने आप को, अपने केस को, अपने आप को रेगुलाइज करने की कोशिश करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना है कि मुझे लेगेसी में 2010 में इंडेफिनेट मिली थी। अच्छा। मुझे और बच्चों का अब ब्रिटिश पासपोर्ट वगैरह बन गए हैं सारों का, लेकिन मेरे मई में कोई क्रिमिनल कन्वेंशन हो गई थी, तो 6 मंथ की प्रिजन हुई थी। तो बाद में मैंने उनसे कनेक्ट किया कि मैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आपसे कंफर्म करना है कि क्या मैं, अब 3 साल हो गए हैं मुझे, मई में 3 साल हो जाएंगे, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या पहले मैं उनको लेटर कोई लिख लूँ?
जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर अगर आपको क्रिमिनल कोई कन्विक्शन हो जाती है उसके 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का नहीं है तो फिर भी आप उनको चिट्ठी लिख सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। जी मलिक साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि मेरी सेकंड वाइफ यहाँ आई थी विजिटर, और उनके 2 बच्चे भी हैं, एक ब्रिटिश बोर्न है और एक 7 साल का है। तो अब 3 साल से यहाँ रह रही हैं। एक दफ़ा ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन भेजी थी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर दोबारा हमने आपसे मशवरा लिया तो आपने कहा अप्लाई करते, तो हमने दोबारा किया था 6-7 महीने पहले। उन्होंने मुझसे सेपरेट रहती है तो अपना एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट भी आई थी, तो मैं उन्होंने रिपोर्टिंग का बहुत जोर दिया था। तो हमने 1-2 सोलिसिटर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये पहले किस ग्राउंड पर रिजेक्ट हुई है वो स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो आप रिपोर्ट करने के लिए जाएं और वहाँ से एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन भी कैंसिल कर दें और आपको रिपोर्ट कर दें। तो उस वक्त में फिर ये गई नहीं, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह देते रहे बीमारी का, वो जेन्युइन बीमार भी रहती है बेचारी। तो अभी आपका सवाल क्या है? तो ये रिपोर्टिंग ना करने से उस एप्लीकेशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर वो कहें आपको रिपोर्ट करें तो आप रिपोर्ट ना करें, आपको अब स्कैंडर सब कर लेते हैं, यानी कि आप भगोड़े हो गए, भाग गए, तो इसका एप्लीकेशन पे असर पड़ता है। तो ज़्यादा बेहतर आप किसी वकील से मशवरा कर लें। अगर आप बच्चों के बाप हैं और ब्रिटिश नेशनल हैं तो बच्चों को ब्रिटिश नेशनलिटी मिल सकती है। तो अगर बच्चों को ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाए तो फिर माँ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं इधर आके 7 साल हो गया। अच्छा। मैं फैमिली लाना चाहता हूँ, अगर मैं फुल टाइम इधर जॉब कर रहा। ठीक जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आपकी कॉल किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गई। अगर आप 7 साल से इधर हैं और आप लीगल हैं, यानी आपके पास इंडेफिनिट स्टे या ब्रिटिश नेशनलिटी है और फैमिली को लाना चाहते हैं, तो आपकी इनकम होनी चाहिए 18,600 बीवी को लाने के लिए और बच्चों को लाने के लिए 2400 पाउंड उसके ऊपर। तो अगर 6 महीने से ज़्यादा काम किया तो आप अपनी बीवी और बच्चों को ला सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो सलाम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं इस कंट्री में इलीगल आया था और मेरी सेपरेशन हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर बच्चों की बेस पे ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर की बेस पे मैंने केस डाला था। 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी। अब मैंने दोबारा फिर अप्लाई किया, लेकिन मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं लगाया और मैं बेनिफिट भी ले रहा हूँ। प्लीज मुझे जरा ये जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप किसी वकील से जाकर मशवरा करें, चूंकि पहले भी आपका सवाल था तो एक सवाल से असल में 10 और सवाल निकलते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील को जाकर पूरी बात बताएं तो वो आपको एडवाइस करेंगे आपने क्या करना है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे एक दोस्त थे, वो डिटेंशन सेंटर में फिलहाल तकरीबन 8 साल से इस मुल्क में रह रहे। तो तकरीबन 2-3 दिन पहले इमिग्रेशन वाला ने उसको अरेस्ट किया, तो उसने नया असलम सीकर केस दिया और डिटेंशन सेंटर में उसका यूरोप में फिंगरप्रिंट भी है। तो उसका क्या हो सकता है, उसको बाहर निकालने का चांस है या नहीं? उसका नाम वही है कि नाम भी उसने चेंज किया था? नहीं, नाम वही है। तो डेट ऑफ बर्थ भी वही है? डेट ऑफ बर्थ भी वही है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। ज़्यादा बेहतर आप किसी वकील से मशवरा कर लें, चूँकि अगर किसी को पकड़ते हैं जो यहाँ पे इलीगल हो तो उसको आजकल एक रिमूवल आर्डर इशू कर देते हैं। तो अगर ये आर्डर इशू कर उसको हुआ है या होने वाला है, उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें ताकि आपको मशवरा देंगे क्या कर सकते हैं। असालम केस उनका यहाँ पे नहीं चलेगा, तो अलबत्ता किसी और एंगल से शायद उनका केस कोई हो सके। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर जी, आपसे मशवरा लेना था। इसका FLRO का सवाल था कि FLRO अप्लाई की हुई है कोई तकरीबन 3-4 महीने पहले से बच्चों की बेस के ऊपर। मेरे बच्चे यहीं पर हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मेरा केस जो है CAU वालों के पास भी किया हुआ है, तो क्या मुझे MP के पास जाना चाहिए? उधर से मुझे क्या कोई नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा जो FLRO डाली है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मेरा आपको मशवरा है कि आप इंतजार करें। MPs के पास लोग अक्सर जाते हैं, हम भी एडवाइस करते हैं कि जी क्या करें, हम कहते हैं MP के पास चल जाएं, लेकिन MPs को कोई हेल्पफुल नहीं होता। वो कंप्यूटर में देखते हैं और एक स्टैंडर्ड सा लेटर MP को भेज देते हैं, और मैंने नहीं देखा कि MP की वजह से किसी को कोई ज़्यादा हेल्प हुई हो। तो बहरहाल अगर MP के पास जाना चाहते हैं तो उससे जाएँ, वो एक चिट्ठी लिख देगा। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप वेट करें आपके केस का क्या फैसला होगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी फरमाइए। नमस्कार जी। जी मैंने तो पूछना था, मैंने केस अप्लाई किया है लास्ट जनवरी में। अच्छा। तो मेरी शादी होगी, 2 बच्चे हैं। अच्छा। तो अभी तक मेरे को कुछ बताया नहीं, अभी तक होम ऑफिस ने कि मेरे को वीजा मिलेगा कि नहीं। तो आपने फी पे की थी होम ऑफिस की?
हाँ जी, सब कुछ दे दिया, फीस दे दी, एवरीथिंग दे दिया सब। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप अप्लाई करें तो कुछ अरसे में आपकी एक तो फ़ी उनको पे कर दें, फिर आपको एक रसीद भेज देते हैं। आजकल बायोमेट्रिक्स भी लेते हैं, यानी फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपके केस का फैसला करते हैं। तो आमतौर पर 3 से 6 महीने इसमें लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो उसमें थोड़ी ज़्यादा देर लग जाती है। तो बहरहाल अगर आपको साल होने को आया तो आप होम ऑफिस को चिट्ठी लिखें, उनको रिमाइंडर भेजें या वकील को कहें उनको कॉन्टैक्ट करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, मैंने पूछना था अपने पेरेंट्स की वीज़ा के बारे में। अच्छा। बेसिकली वो ओवर 65 हैं और उनकी सेटलमेंट के लिए हम अप्लाई करना चाहते थे, और उसका ये बेसिकली प्रिसाइसली पता करना था कि वो यहाँ आके अप्लाई कर सकते हैं एज विजिटर्स इफ दे कम ओवर, और यहाँ से वो अप्लाई करें, ये बेहतर रहेगा या वहीं से अप्लाई करें, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि उसकी प्रोसेसिंग टाइम्स कोई साल होते हैं या 6 महीने या 3 महीने में वो अगर पोटेंशियली इफ इट गोज थ्रू वो सक्सेसफुल। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में पहले ऐसा कानून था जुलाई से पहले कि वो एप्लीकेशन यहाँ से कर सकते थे अगर विजिटर आते थे, लेकिन अब जुलाई के बाद कानून चेंज हो गया। अब वो यहाँ से ऐसी एप्लीकेशन डिपेंडेंट पेरेंट्स की नहीं हो सकती है, उनको अपने कंट्री से ही एप्लीकेशन करना पड़ेगी। तो वहाँ पे डिपेंड है कि कितना क्यों, आमतौर पर 3-4 वीक्स में ऐसे केस का फैसला हो जाता है, लेकिन जो क्राइटेरिया उन्होंने बना दिया है वो थोड़ा सा उन्होंने और सख्त कर दिया है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं पूछना था कि मैं भी यहाँ PSW पे हूँ और मैंने यहाँ से MSc ऑलरेडी किया हुआ यूनिवर्सिटी से ना, तो मुझे यहाँ पर 8.5 साल हो गए हैं, तो मुझे से 1 या 1.5 साल कवर करना है। तो आप मुझे बताएं कि मैं दोबारा स्टूडेंट पे जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने सॉलिसिटर से मशवरा किया था, उसने ये बोला था तुमने MSc ऑलरेडी कर लिया है, अब तुम दोबारा स्टूडेंट पे नहीं जा सकते। तो आप मुझे प्लीज बता दें, या मैं किसी और कैटेगरी में जा सकता हूँ ये भी बता दें। थैंक यू। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। एक तो आपको 50,000 के अगर आपके पास उस कैटेगरी में जा सकते हैं, दूसरा आप वर्क परमिट अगर कोई आदमी आपको दे उस पर जा सकते हैं, तीसरा है कि आप वापस स्टूडेंट भी जा सकते हैं। चूँकि इसमें मेरा जो आर्ग्यूमेंट होम ऑफिस से ये होता है कि ये आदमी जो स्टूडेंट कंटिन्यू नहीं रख रहा है, बल्कि ये एक और कैटेगरी से Tier 4 पे आ रहा है, तो इस वजह से आप ट्राई करके स्टूडेंट भी जा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे कजन 2005 से यहाँ पर आए हैं, उनका होम ऑफिस में या किसी जगह पे भी कोई नाम नहीं है। आप मुझे प्लीज बता सकते हैं कि उनके लिए कुछ हो सकता है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो वो वाकई 2005 से इधर आ चुके आए हुए हैं तो फिर उनको कोई ना कोई अपना केस करके अपने स्टे को रेगुलाइज करवाना चाहिए था, क्योंकि जैसे कि पहले भी इस प्रोग्राम में हमने बताया कि हर 5 या 6 साल के बाद कोई ना कोई एमनेस्टी या लेगेसी निकलती है, उसमें सिर्फ उन लोगों को स्टे मिलता है जो कि उनके सिस्टम में होते हैं। जैसे कि एक लेगेसी आजकल चल रही है, वो लोग जिन्होंने 2006 से पहले अप्लाई किया था उन सबको स्टे अब मिल गया तकरीबन। तो इसी तरह एक और लेगेसी निकलने के चांसेस भी हैं, एमनेस्टी निकलने के चांसेस हैं। तो ज़्यादा बेहतर है उन्हें कहीं किसी वकील से जाकर मशवरा करके अपने स्टे को रेगुलाइज करवाएं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने पूछना था कि ये जो नई स्कीम निकलने वाली है लीगलों के लिए जी, इसका ये एक किस साल की कवर करेंगे? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में 2-3 वीक पहले ऐसी बात चली थी कि होम ऑफिस ने ये कैलकुलेट किया कि कितने लोग हैं जिनके केसेस रिफ्यूज़ हो चुके हैं या उनके सिस्टम में या जिनको स्टे अभी तक नहीं मिला लेकिन वो इधर रह रहे हैं। पता चला कि ये कोई 2 लाख, कोई 3 लाख और कोई 2,000 के लगभग थे, लेकिन फिर पता चला कि इस जून से लेकर सितंबर तक इसमें कोई 25,000 का और इजाफा हो गया। इस वक्त तकरीबन 3,27,000 ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि वापस नहीं गए, लेकिन जिनके बारे में गवर्नमेंट सोच रही है कि उनको स्टे मिलेगा। तो अगर मिला तो इन सबको यहाँ पे एमनेस्टी मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। हेलो, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे भाई है उनको ना इमिग्रेशन की रीट पड़ी थी और वो पकड़े गए थे और उनको साइन के लिए बुलाया गया था। वो साइन पे नहीं, एक बार साइन के बाद दोबारा साइन पे नहीं गए और वो इंडिया जाना चाहते हैं और वो इंडिया जाके दोबारा आ सकते हैं। उनको आए हुए 8 ईयर हो गए यहाँ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, इंडिया तो जा सकते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनवा लें या पासपोर्ट के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वापस आना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक दफ़ा एक आदमी अगर यूके में आए और इमिग्रेशन रूल्स की खिलाफ वर्जी करे, इमिग्रेशन लॉ की खिलाफ वर्जी करे, नेक्स्ट टाइम फिर इमिग्रेशन वाले उसको आसानी से वीज़ा नहीं देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम समीना है और मेरा डोमेस्टिक वर्क वीज़ा है। अच्छा। तो ये मैंने एक्सटेंशन के लिए भेजा हुआ है, तो अभी तक उसकी एक्सटेंशन होके नहीं आई है। मुझे 5 साल हो गए हैं, ये मार्च में हो जाएंगे। तो मुझे ये आपसे पूछना था कि क्या मैं इंडेफिनेट अप्लाई कर सकती हूँ 5 साल के बाद? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, आप अप्लाई कर सकती हैं। 5 साल खत्म होने से आप 1 महीना पहले ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको लाइफ इन यूके टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो अगर आपने ऑलरेडी पास कर लिया तो अगर आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग है फिर भी आप दूसरी एप्लीकेशन इंडेफिनिट स्टे की कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं PSW वीजे पे हूँ। अच्छा। और मैं Tier 4 पे जाना चाहता हूँ। ठीक। तो मेरा क्वेश्चन मेरे डिपेंडेंट के मुतालिक है कि वो भी PSW डिपेंडेंट पे हैं। तो वो जब Tier 4 एज ए डिपेंडेंट जाएंगी तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? क्या मुझे यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लेना पड़ेगा या हाईली ट्रस्टेड पे भी काम चल जाएगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो उसमें एक थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेशन है, वही 5 इयर्स वाली है जो कि आपको पता होगा, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं तो अगर आप Tier 4 पे जाना चाहते हैं तो वो आपके साथ ही जाएंगे, आपके साथ ही उनको स्टे मिलेगा। अलबत्ता हम आसमान ने नए जो यहाँ पे आने वाले पिछले साल से कानून बना दिया था कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे यूनी में नहीं पढ़ रहा है या पब्लिक फंडेड कॉलेज में नहीं पढ़ रहा, उसके डिपेंडेंट को वीज़ा बाहर से नहीं देंगे, लेकिन जो ऑलरेडी यूके में है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी मैं मोहम्मद शफीक बोल रहा हूँ। मेरे को पूछना था कि मैं FLR के लिए अप्लाई हुआ हूँ जुलाई के अंदर, लेकिन मैंने किया लास्ट वीक, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा केस है ना तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो उसका क्या मीनिंग होता है? जिसका ये मतलब है कि आपका केस वो कंसीडर कर रहे हैं, इसमें कुछ अर्सा लगेगा फैसला होने में। तो अगर आपने एप्लीकेशन भेज दी है, आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई है और फिंगरप्रिंट्स भी आपके हो गए, बायोमेट्रिक जिनको कहते हैं, तो आप इंतजार करें, बस बारी आने के ऊपर आपके केस का फैसला हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन आज की मुलाकात बस इतनी, 1 घंटे का वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया। मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉल्स दी जितनी भी ले सकता था, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि काफ़ी सारे लोगों की कॉल्स नहीं मिल सकी हैं। तो अगर आपकी कॉल किसी वजह से नहीं मिल सकी हो तो उसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगले संडे की इवनिंग को, अगले संडे की सहपहर को 5 बजे यही होऊंगा। तो अगले संडे की सहपहर तक मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।